चलो अभी डाउट जिन जिन को है एक एक करके पूछ लो। हाँ बोलो श्रेयस मात्रे। सर वो जो मैग्नेटिक वाला है ना, हम्म। वो थोड़ा सा सर कंफ्यूजिंग है, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है अभी बताते हैं। ओके और सुन लेते हैं। सर हमने लास्ट टाइम आपने बताया था कि हम किसी भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक टाइप का है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेट्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आता है। तो, हम्म। तो सर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पास कराना बंद कर देंगे तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसमें डिपेंड करता है कि वो फेरोमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। अच्छा। तो अगर फेरोमैग्नेटिक है तो फिर वो रहता है थोड़ी देर के लिए। तभी आपने देखा है कि कुछ सब्सटेंस अच्छा को अगर टेम्पररी। मैग्नेटिक टेम्परेरी रहता है। अच्छा। चलो इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, समझा देते हैं। पहले तो बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये ओरिएंटेशन कैसे आ रहा है। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कपड़ा जब, किधर से कीड़े। पहले तो भाई अपने अपने माइक बंद कर लो, है ना, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ सबके माइक। चलो तो पहले तो ये समझो कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, राइट, लेट्स से। अगर वो ऐसे कुछ घूम रहा है इसका मतलब है कि करंट पास हो रहा है लगातार। करंट पास हो रहा है अगर कहीं से भी, अगर मान लो ऐसे करंट पास हो रहा है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये सुन लो, है ना। तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज है ना, उसके लगातार ऐसे सोलोनाइड में आपने देखा अगर वो ऐसे ऐसे घूम रहा है लगातार तो उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण उस पे एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे एक फोर्स आएगा। और उस फोर्स के कारण ओरिएंटेशन आता है उस इलेक्ट्रॉन का। क्या आता है, ओरिएंटेशन। दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल और दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण जैसे हमने देखा हुआ है, राइट, कि अगर मान लो सोलोनाइड होता है तो उसमें ऐसे हम वायर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं, करंट पास कराते हैं। करंट पास कराने का मतलब क्या है, चार्ज पास कराते हैं, तो उसमें वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है एक अपने अपने लेट्स से एक सिंगल कॉइल है ना, उसी में ऐसे घूम रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, है ना, चार्ज पास हो रहा है। चार्ज पास होने के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण उसमें फोर्स लगेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि देखो, है ना, अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, वेदर इट इज इन अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, कौन से एक्सिस में है, ये भी हम बता पा रहे हैं। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये तो हो गई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात। अब बात करते हैं स्पिन की। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें दोनों आते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है। एक तो आता है आपका इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन, है ना, अलोंग द न्यूक्लियस और अलोंग द स्पिन, दोनों के कारण आता है। तो ये हम बोलते हैं कि जो मेनली जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो स्पिन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा आता है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्पिन के कारण आ रहा है, ठीक है। तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, राइट, तो उसके एक्सिस पे घूमने के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अपने एक्सिस पे ही घूम रहा है तो, ठीक है। और अपने एक्सिस पे घूमने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसकी वैल्यू हम देख रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा ना। जैसे ये एक कॉइल हो गई, है ना, अगर एक कॉइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और ऐसे भी इस कॉइल पे भी घूम रहा है, तो क्या ये मैग्नेट की तरह काम कर सकती है, बार बार ऐसे ऐसे घूम रहा है? यस, हाँ या ना? है ना। तो बस वो मैग्नेट की तरह
वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से है ना रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के लिए, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अब हर एटम में ऐसे मैग्नेटिक छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल मैग्नेट्स आप समझ सकते हो, हर एटम में थोड़ा थोड़ा ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब होता क्या है, ये जो मैग्नेट मूवमेंट होता है वो एट रूम टेम्परेचर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एक एटम में हो सकता है इस डायरेक्शन में आ रहा हो मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरे में इस डायरेक्शन में आ रहा हो, तीसरे में इस डायरेक्शन में आ रहा हो, चौथे में इस डायरेक्शन में आ रहा हो, पांचवें में, ठीक है, ऐसे सब अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंट है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हम बोलते हैं कि अगर हम है ना इस सारे को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डाल दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होंगे, ये सारे के सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए, है ना, तो फिर क्या होगा, इसके कारण जो ओवरऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, या फिर आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो बहुत ज्यादा आने लग जाएगी, क्योंकि सब एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। तो इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम हटा भी दें तो भी ये ऐसे ही ओरिएंट रह जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि उनमें अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना। दो वी हैव स्विच ऑफ द लेट्स से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब भी उनमें राइट एक मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बनी हुई है। लेकिन क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। तो कुछ सब्सटेंस में क्या होता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बंद करते हैं तो फिर ड्यू टू रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, है ना, हीट के कारण, या तो आप बोल सकते हो हीट के कारण, ये फिर से डिसओरिएंट हो जाते हैं। तो फिर से अलग अलग लेट्स डायरेक्शन में डिसओरिएंट हो जाएंगे। अगर ऐसे डिसओरिएंट होने लग गए राइट अलग अलग डायरेक्शन में, तो फिर इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, जब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे पैरामैग्नेटिक, जिनमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है उन्हें फेरोमैग्नेटिक, और जिनमें थोड़ा कम है उन्हें पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जो थोड़ा रिपेल करते हैं उनको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, पुराने में और कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली में बता रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक दूसरे का कैंसिल आउट करते रहेंगे, एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, उल्टा हो गया, then they are going to cancel out each others. So that's why we have to see how many number of unpaired electrons are there. ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला था, mu equals to अंडर रूट n into n plus 2 बोर मैग्नेट। तो ये n की वैल्यू आप जो भी डालोगे, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बस अगर आप n की वैल्यू डाल दोगे, इससे आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट थियोरेटिकली, हम ये थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, फॉर्मूला बनाया है ना। वाई वी हैव मेड दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही है वो एक्सपेरिमेंटली जो हम देख रहे हैं उन वैल्यूज के बहुत क्लोज हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले को मान रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया भाई। अब और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, क्वांटम नंबर्स में एनी अदर डाउट जितना भी पढ़ रखा है। अभी हम बात करेंगे कि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बताएंगे। बट यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, सबको समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं, चलते हैं थोड़ा आगे। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी तक क्या पढ़ा है शॉर्ट में क्वांटम नंबर्स में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बतानी है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताता है, खासकर कौन सा वाला, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज बताते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि भाई वो एलिमेंट कैसा होगा, क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट, रिमेम्बर आपने ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। क्या जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या करेगा। तो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रॉपर्टीज बताते हैं एलिमेंट की। तो इसलिए हमें पता करना पड़ता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ना। तो उसके लिए क्वांटम नंबर थे, 4 क्वांटम नंबर बताए थे,
फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, दैट इज गोइंग टू टेल यू द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, सॉरी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, कि कितनी बड़ी है, कितनी दूर है, क्या है, राइट। फिर दूसरा हमने बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, विच इज गोइंग टू टेल यू द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि वो कैसा दिखेगा, स्फेरिकल होगा, डम्बल सेल होगा, क्या होगा, है ना, डबल डम्बल होगा, क्या होगा। फिर उसके बाद थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, विच इज गोइंग टू टेल यू द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि वो किस डायरेक्शन में है, px में है, py में है, pz में है, dxy है, dy, है ना, अलग अलग हमने ये बताए थे तो उनमें। एंड लेट्स से स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट वाला, वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो उनके हिसाब से इन नेचर को बनने के लिए इन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और उन वैल्यूज के कुछ रिप्रेजेंटेशन है, वो याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इतना क्वांटम नंबर में हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, ये आज से मतलब यहाँ से हम समझ स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले 3 रूल हमें समझने हैं। पहला रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज ने क्या कहा, पाउली एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आई थिंक पाउली ही कैसे साइंटिस्ट हैं, उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू चेक, बट ये उनमें से हैं कि इनको 2 नोबेल प्राइज मिले, ठीक है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पाउली ने ये बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, है ना, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम एट मैक्स, है ना, 3 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, तो लिख लेते हैं। फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स in a atom, all 4 quantum numbers cannot be same, है ना, all 4 quantum numbers cannot be same at max, है ना, at max 3 quantum numbers can be same। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बिल्कुल यूनिक है, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यूनिक है, उसकी उसकी जो क्वांटम नंबर्स और उसका जो एड्रेस आपने लिखा है वो बिल्कुल अलग होगा दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से। हो सकता है ना, हो सकता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए उनका सोसाइटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर सेम हो, लेकिन अगर हम उसमें देखेंगे तो उनका, है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, जैसे हमने आपको बताया था मेल और फीमेल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अलग अलग होंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए, है ना, ऑर्बिट सेम हो गया, सबसेल सेम हो गया, ऑर्बिटल सेम हो गया, बट द स्पिन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए एटम ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम एट मैक्स 3 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में मैं ले लूंगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर नहीं याद है, आज बताऊं जिनको नहीं याद है 30 तक, तो भाई याद कर लो बैठ के, ठीक है, 30 तक याद कर लो। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनको 20 तक याद है, ओके, तो 20 के बाद आपको एक 3D सीरीज उसको बोलेंगे वो याद करनी है ना, क्या होता है ऐसे देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मास नंबर नहीं याद रखने, आप केवल इतना याद रख लो पहले, है ना। मास नंबर कुछ के बहुत फेमस है तो पता रहने चाहिए, जैसे आयरन का 56 होता है, Mn का 55 होता है और क्रोमियम का 52। इन तीनों के याद रख लो अगर आपको मास नंबर भी याद रखने हैं। क्या क्या है? 52, 55, 56 और इसका तो पता ही रहता है 63.5 लिख लेते हैं, इसका 65। बस इतने के मास नंबर अगर याद रखने हैं तो याद रख सकते हैं, है ना। एनीवे, तो ये आपके हो गए 3D सीरीज। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका शॉर्ट में लेट्स से जो बना हुआ राइम है वो ऐसे है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे Mn फी, मांगे फी, कोई कोबाल्ट कोई नहीं, निकल नहीं, क्यों कॉपर, ठीक है, जाना कोई नहीं, क्यों जाना। वो फीस मांग रहा है इसलिए लोग उसको क्रूअल बोल रहे होता हूँ। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी, कोई नहीं, क्यों जाना। So you can remember like this if you want, or you can directly remember, है ना। और भी कोई राइम से आप याद कर सकते हो। तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक हो गया। ठीक है, चलो अभी इसको हटा देते हैं, याद रहेगा, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 है, तो अब नाइट्रोजन 7 है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, है ना। हाउ वी आर गोइंग टू लेट्स से राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ SPDF। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए केवल और केवल s आया था, है ना, 1s। अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ये अभी आपको थोड़ी देर में सिखाएंगे ये कैसे लिख रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p3। अब इनको फिल कैसे करते हैं, अभी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है ये कैसे आए हैं, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने लिख दिया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, मैं 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ऐसे, है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, है ना, ये इनके स्पिन बता रहे हैं, ऊपर वाला प्लस हाफ, नीचे वाला माइनस हाफ। ठीक है, ये ऐसा ऐसा आप भरते हैं, ये आगे बताया जाएगा, इतना सब आगे बताया जाएगा। बट मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन 7th है। अगर इन दोनों का एड्रेस लिखा जाए, है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो ये किस में से है, 2p में है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, है ना, ये 2p का है ना, n की वैल्यू 2। l की वैल्यू क्या हो गई, p है तो l की वैल्यू 1, फिर l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू क्या होगी, तो अब m की वैल्यू लिखेंगे। लेट्स से मान लो ये -1 था, ये 0 और ये +1 था, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, m की वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी +½ है ना, ऊपर है तो +½ मान लेते हैं ऐसे। 7th इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखेंगे तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +1 एंड s की वैल्यू +½ तो यू कैन सी इन दोनों के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम है, बट 4th मस्ट बी डिफरेंट। सुनना है ना,
ऐसे कोई अगर मान लो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के लिए लिखता, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ था 2s में, तो n की वैल्यू क्या हो जाती 2, l की वैल्यू क्या हो जाती है ना 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ तो थर्ड वाले में और 6 वाले में देखो कितने मैक्सिमम क्वांटम नंबर सेम है, n की वैल्यू 2 सेम है, l की वैल्यू अलग अलग है, m की वैल्यू सेम है, s की वैल्यू सेम है। फोर्थ n इक्वल्स टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखते तो क्या था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फोर्थ ये नीचे वाला था, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू -½ तो किसी का भी एड्रेस लिखना सीख गए, कैसे लिखेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन का, समझ में आया? ये हटा देते हैं थर्ड एंड फोर्थ। आपको पहले देखना है कि कौन से, लेट्स से सेल में है, n की वैल्यू क्या दे रखी है, फिर उससे l की वैल्यू, एंड देन यू कैन राइट m की वैल्यू, और m की वैल्यू के बाद आपको s देख लेना है +½ है या -½ है। क्लियर है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट? तो here it makes 3 quantum numbers are same and fourth one is different. ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ये पाउलीज ने बोला, पाउलीज में अभी ये हम देखते हैं कि कब ऐसा है कि पाउलीज का जो रूल है वो वायलेट हो जाएगा, कब ऐसा हम ऐसा बना दें उसका रूल वायलेट हो जाएगा, देख लेते हैं। वायलेशन ऑफ पाउलीज रूल मतलब हमें क्या नहीं करना है। जैसे किसी ने लिखा नाइट्रोजन 7 और इसके लिए लिखा 1s2 2s2 2p3 और किसी ने ड्रॉ ऐसे कर दिया इसको, यहाँ दोनों ये एरो है ना, ये सेम बना दिए मान लो, दोनों एरो सेम बना दिए। इसका मतलब क्या है, थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, थर्ड इलेक्ट्रॉन का भी, थर्ड इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस देखेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होगा, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ और फोर्थ इलेक्ट्रॉन का अगर देखेंगे तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 एंड s की वैल्यू फिर से ये भी ऊपर की तरफ है तो +½ है ना, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके बाद ये क्या हो गया, ये वायलेशन ऑफ पाउलीज रूल हो गया कि भाई ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए जब भी स्पिन आप देखोगे सेम सेल में, एक अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा वाला नीचे की तरफ होगा। ठीक है, उनकी स्पिन अलग होंगी। क्लियर है भाई ये बात? ये पाउलीज लेट्स से प्रिंसिपल का वायलेशन भी बता दिया आपको। बोलो चिरायु एंड स्नेहा। सर वो m और l 0 कैसे हुआ, वो नहीं समझा। l की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू क्या होती है -L2 + l, तो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही आएगी ना। हाँ s ऑर्बिटल के लिए, s के लिए m की वैल्यू 0 ही रहती है। ओके। सर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 कैसे आई? 2s है ना, s 2s, s का मतलब क्या है? अच्छा हाँ, l = 0। हाँ 2 में s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, अभी हम 2s की बात कर रहे हैं इसलिए। सर जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है ना वो शेल में? हाँ करेक्ट करेक्ट, ऑर्बिटल में ये सब सेल बोलना चाहिए, सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर। ठीक है, ये हो गया वायलेशन ऑफ पाउलीज रूल। अब दूसरा रूल समझते हैं। तो पाउली ने तो बोला भाई सबका एड्रेस अलग अलग होना चाहिए। ठीक है,
And दूसरा रूल है आपका अफवाउ रूल। तो एक साइंटिस्ट थे अफवाउ, है ना, जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बोला कि भाई हम जब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो लो एनर्जी के जो सब सेल्स हैं वो पहले फिल्ड होंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अफवाउ, electrons will be filled first in low energy subcells, or you can say orbitals, ठीक है। तो लो एनर्जी सबसेल्स और ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब बात आती है कि एनर्जी कैसे निकालेंगे, है ना, हाउ वी आर गोइंग टू से द एनर्जी ऑर्डर, है ना, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एनर्जी, ये अफवाउ का रूल है ना, कि पहले हम क्या करेंगे, सारे ऑर्बिटल्स या सबसेल्स की एनर्जी लिख लेंगे। जो कम एनर्जी के लेट्स से सबसेल्स हैं, है ना, उनमें हम इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बात आई कि एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल्स कैसे निकाला जाएगा। तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल्स और ऑर्बिटल्स, तो उसके लिए एक और रूल है, उसको बोलते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं? N+L रूल, ठीक है। तो उसके हिसाब से, है ना, दिस इज इन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए वैलिड है N+L रूल, ठीक है। फॉर सिंगल मोनो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए आपको पता है एनर्जी केवल और केवल n वैल्यू पे डिपेंड करती है ना। E इक्वल टू क्या था, -13.6 Z² बाई n², केवल n पे डिपेंड कर रही थी। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, है ना, एनर्जी ऑफ सबसेल इज डिपेंडिंग ऑन n एज वेल एज l वैल्यू, N+L वैल्यू क्या है। energy of subcell will be less if N+L value will be less, or you can say lower energy subcell will have less N+L value, ठीक है। if, है ना, if N+L value for two subcell is same, है ना, subcell having lower n value will have less energy. So this is N+L rule. अब देखते हैं इसका क्या मतलब है ना। पहले फिर से समझ लेते हैं। एनर्जी ऑफ सबसेल विल बी लेस इफ N+L वैल्यू विल बी लेस, मतलब N+L वैल्यू लिखते जाएंगे हर सबसेल की, और जिसकी वैल्यू कम आती जाएगी उसको उसी हिसाब से ऑर्डर से आप अरेंज कर दोगे। अगर मान लो किसी भी दो सबसेल्स के लिए N+L वैल्यू सेम आती है, तो जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं कि कितने सबसेल्स हैं। तो n=1 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है, l की वैल्यू 0 के लिए m की वैल्यू भी 0 ही होगी, है ना। तो केवल इसमें 1s आया, ठीक है। इनफैक्ट m भी नहीं लिखने की जरूरत है, केवल n और l वैल्यू लिख सकते हैं। तो 1s। n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे N+L वैल्यू भी लिखते जाते हैं +L, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 0 2, हो गया 2 + 1 3, है ना।
2s के लिए 2 और 2p के लिए 3। फिर n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 1 एंड 2। अगर 0 आएगी तो क्या होगी वैल्यू, तो n प्लस l 0 तो 3 4 5, तो ये क्या बना पहले 3s, फिर ये क्या बना 3p और ये क्या बना 3d। अब देखो इन दोनों के लिए है ना, इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू 3 आई है, तो किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, 2p की, क्योंकि इसकी n वैल्यू क्या है 2। इसके लिए 3s के लिए n की वैल्यू क्या है 3, राइट। तो ये एनर्जी ऑर्डर ऐसे लिखते जाएंगे, ऐसे n इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। 4 के लिए l की वैल्यू क्या आ गई 0 1 2 और 3, ये 4 वैल्यू आ सकती हैं। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 0 4, ठीक है। तो आप मैथ्स का लेक्चर कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7। इसका क्या मतलब है 4 प्लस 0 4s हो गया ये, है ना। 4 और l की वैल्यू 1 मतलब 4p 4d 4f, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे आप लिखते जाओगे आगे, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप एनर्जी ऑर्डर लिखना चालू करोगे। एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर आप लिखना चालू करोगे। इसको क्या लिखने का तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है कि आप पहले s लिख लो 1s 2s, है ना, फिर से 3s 4s, फिर से लिख रहा हूँ 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर 2 में केवल और s और p है तो यहाँ पे लिख लिया 2s 2p। 3 में 3s 3p 3d भी है। 4 में 4s 4p 4d 4f भी है। 5 में 5s 5p 5d 5f 5g भी है ऐसे। 6 में 6p 6d 6f 6g 6h ऐसे करके आप लिख सकते हो। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, फिल नहीं होते हैं अभी, जितने एलिमेंट है उनमें ये फिल नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं भी लिखते हैं। 7p, है ना, फिर यहाँ पे 7d 7f, ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। बट जो फिल हो रहे हैं, है ना, वो ये सब फिल नहीं हो रहे हैं ना, केवल इतने तक फिल होते हैं, ये सब नहीं है, तो देख लेंगे। तो लेट्स से अब यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 1, जैसे यहाँ पे क्या आई 2, ठीक है, मान लो ऐसा होता। तो ये कुछ ऐसे दे रखे हैं, इनका मतलब क्या है, ये सारी जो लाइन्स हैं इन पे n प्लस एल की वैल्यू सेम आएगी। देखते हैं 1 प्लस s सॉरी 1 प्लस 0 1,
2 + 0 2, 3 + 0 3 और 2 + 1 3, इसलिए ऐसे लिखे हुए हैं। 4 + 0 4, 3 + 1 4, 5 + 0 5, 4 + 1 5, 3 + 2 5, है ना। तो ऐसे ही n + l की वैल्यू लिख दी हमने, ठीक है। अब इनमें फिलिंग कैसे हो रही है, अब हमें यहाँ देखना है इनकी फिलिंग कैसे हो रही है यहाँ पे, राइट। तो फिलिंग के लिए लेट्स से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताया जब n + l की वैल्यू सेम है तो पहले कौन फिल होगा, जिसकी n वैल्यू कम है, मतलब इधर से फिल हो रहा है। सेम n + l वैल्यू में 3D पहले फिल होगा, है ना, 4p से, और 4p पहले फिल होगा 5s से, ऐसे हो गया। तो बस यही आपका ऑर्डर बन गया। तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, है ना। यहाँ तक भरता है 7p तक, अपने पास जितने भी एलिमेंट्स उसमें 7p भर रहा है। तो ये जितने भी एलिमेंट हमने यहाँ लिखे, सब सॉरी एलिमेंट कह रहा हूँ, सब सेल्स लिखे, ये कुछ भी फील्ड नहीं है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? थ्री डी 4s से ग्रेटर हो गया, राइट। तो अब अगर मान लो भरेंगे इनको, इनमें ऐसे याद रखना है, अब ये ऑर्डर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1s पहले आया, फिर 2s आया, फिर 2p, फिर 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, है ना। ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, मतलब ये एनर्जी बढ़ती जा रही है ऐसे। फोर पी के बाद क्या आ जाएगा, 5s, है ना। 5s के बाद ये 4d, फिर उसके बाद 5p, फिर 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, ये है ऑर्डर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो इसको दो तरीके से आप याद कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप इसकी कोई राइम बना लो, जैसे, है ना, ऐसे ये बना लो, स्कूल 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 स्कूल, ठीक है, दो बार आएगा, जो भी है वो दो बार आएगा, स्कूल स्कूल। फिर पब्लिक स्कूल, पीएस, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस, है ना। फिर डीपीएस दो बार फिर हो गया, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे बना लो, FDPS, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर फेमस दिल्ली पब्लिक, ऐसे आगे होता तो 8s आता, स्कूल, ऐसे, ठीक है। एक तरीका ये है ना, बच्चों को याद करने का आसान तरीका, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, या फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। एक तरीका ये याद करने का। दूसरा तरीका, दूसरा, अगर किसी को पीरियोडिक टेबल याद हो, थोड़ा सा, मतलब याद का मतलब देखी हो जिन्होंने, तो कुछ ऐसी पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी। देखी भाई सबने ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका फर्स्ट पीरियड, से फिर ये सेकंड पीरियड, फिर ये आपका थर्ड पीरियड, अच्छा, फिर ये फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स पीरियड, फिर सेवेंथ पीरियड, ये ऐसे लिखा हुआ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ। इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं एस ब्लॉक,
इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं पी ब्लॉक और इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में एस के बाद यहाँ पे है ना जो ब्लॉक आपका है वो है 4F सीरीज और 5F। इसको जगह नहीं दे पाए हैं तो नीचे जगह दे रहे हैं। है ना, ये नीचे जगह दे रहे हैं। ये हो गया आपका F ब्लॉक। बट है कहाँ पे उसकी पोजीशन? यहाँ पे। यहाँ लिख नहीं सकते इसलिए नीचे लिख रहे हैं बस। इतनी बात समझ में आ रही है? ये सबने देखी है सबने। अब इसमें क्या है, आप सबसे जो लास्ट जहां पे भी पीरियड खत्म होता है वो है इनर्ट गैसेस। इनको याद रख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यहाँ तक याद कर लो। ये वाला अभी भी 118 है तो इसका कोई फिक्स नेम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी पीरियोडिक टेबल भर चुकी है, पूरे 118 एलिमेंट बता दिए गए हैं, ठीक है, डिस्कवर हो चुके हैं। तो अब रेडॉन तक याद कर लो। मतलब क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्या क्या एटॉमिक नंबर इनके? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, ठीक है। हाँ भाई, क्या डाउट है क्रिश? हाँ सर, मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है। उसमें रेडॉन के नीचे ऑर्गेनाइजेशन आता है, बट यहाँ पे यूनॉन ऑक्टियम लिखा है, तो कोई बात नहीं, वो नंबर एटॉमिक नंबर 100 के बाद एक अलग तरह की IUPAC नेमिंग है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। अच्छा 100 के बाद एक अलग तरह की IUPAC नेमिंग होती है, ठीक है। जिसमें उन्होंने जैसे 1 है उसको अन बोलते हैं, ठीक है, अन, UN, अन, ओके ठीक है। ऐसे ही 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। तो ऐसे हो गया 118 लिखा है ना, तो हाँ अन ऑक्टियम ऐसा हो गया। अच्छा 118 शॉर्ट में ये हो गया ओके UUO, ठीक है, ओके ऐसे। तो ये हम आगे ओके आपको सिखाएंगे जब एटॉमिक नंबर 100 के आगे की बात है, ये अभी नहीं है, ठीक है। बस आप रेडॉन तक थैंक यू याद सर। रखो, ठीक है, 86 तक। हाँ सर। तो ये आपके देख गए। अब देखो यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है। देखो, फर्स्ट पीरियड में केवल 1s है, इसको भूल जाओ। सेकेंड पीरियड में 2s 2p, ठीक है, 2s 2p। थर्ड पीरियड में 3s 3p, है ना। तो हमेशा याद रख लो, पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा? s से, और खत्म कहाँ पे होगा? p में। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया 4s, फिर 3d। याद रखना है d जो है ना, d में n-1 आएगा, तो ऐसे याद रखना है। तो 4 कहाँ से चालू होगा? 4s, फिर उसके बाद n की वैल्यू 4 के लिए, d के लिए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3d, है ना, फिर 4p, फिर 5s, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4d, है ना। ये क्या है? 3d सीरीज। ये क्या है? 4d सीरीज। ये क्या है? 5d सीरीज। ये क्या है? 6d सीरीज। सो 5s 4d 5p, यहाँ पे फिफ्थ पीरियड खत्म। फिर 6s से लेके 6p तक 6 पीरियड। अब यहाँ देख लो, 6 यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद जैसे ही s खत्म हुआ 4f आ गया, जो कि नीचे भरा गया है। फिर 5d, फिर 6p, तो ये हो गया आपका, है ना, 6 पीरियड। और ये हो गया आपका 7th पीरियड। तो इसी के बेसिस पे तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये पीरियोडिक टेबल फिल की गई है। तो ऐसे करके ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने भर दी। क्लियर है भाई? है ना, ये इसका पार्ट है इधर का, पी ब्लॉक है इसमें। इसमें किसी को कोई डाउट? अब अगर मान लो लेट्स से इसके आगे लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, है ना। मान लो कोई कहता कि हाइपोथेटिकली एक कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 150 है, तो कैसे लिखेंगे?
तो फिर याद रख लेना, या तो फिर ऐसे ही पूरा आपको बनाना पड़ेगा, और नहीं तो याद याद क्या रखना है, हर दो उसके बाद क्या कहते हैं पीरियड के बाद एक नया सबसेल इंट्रोड्यूस होता है। जैसे 1s के बाद तो ये दो है ना, इन दोनों में दो दो थे, फिर फोर्थ से थर्ड एक और नया सबसेल आ गया, तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में फिर तीन तीन थे, फिर उसके बाद 6 पीरियड में फिर एक और नया सबसेल आ गया, है ना। यहाँ पे क्या आया, एक और नया सबसेल आ गया। अगर मान लो हमें कहीं लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, आगे इसके आगे वाला पीरियड कैसे लिखेंगे, 8s, देखो 4f यहाँ पे भी आया, 5f यहाँ पे भी आ गया, ये दो हैं, तो ऑलरेडी जब हम 8th लिखेंगे तो एक और नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा इंट्रोड्यूस होगा f के बाद, g, 8s। अभी हमने n-1 d के लिए बोला था, n-2 f के लिए है, तो n-3 किसके लिए हो जाएगा, g के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5g, 6f, 7d, फिर उसके बाद 8p। फिर अगर मान लो 9th पीरियड लिखना होगा तो क्या होंगे, 9s, फिर 6g, फिर 7f, फिर 8d, 9p। फिर इसके बाद अगर मान लो अगर और आगे जाएंगे, है ना, अब दो ये हो गए, इसके बाद एक और नया आ जाएगा, तो लेट्स से 10s, तो g के बाद क्या आएगा, h, तो n-4h, तो 6h, 7g, है ना, 8f, 9d, 10p। ऐसे आप लिख सकते हो, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग ना। अगर आप ये बनाओगे, क्या कहते हैं, ये डायग्राम भी बनाओगे तो भी ऐसे ही आएगा, है ना। अगर मान लो इसके बाद हम एक और लिखते हैं यहाँ पे, let's say if I am going to write one more, ये 8 क्या था, 9s, है ना? तो फिर यहाँ पे क्या होता है, 8s के बाद क्या आया, 5g, 6f, 7d, 8p, s के बाद क्या आया, 5g, तो देखो यहाँ पे यही तो लिखा है हमने, 8s के बाद 5g, 6f, 7d, 8p। चाहे आप कैसे भी बनाओ, एक तो ये ट्रिक याद रख सकते हो, हर दो पीरियड के बाद एक नया सबसेल इंट्रोड्यूस होता जाएगा, है ना, तो आपको याद रहेगा। अब आपको d कैसे याद रहेगा, n-1, f कैसे याद रहेगा, n-2, g कैसे याद रहेगा, n-3, h कैसे याद रहेगा, n-4, ऐसे करके। समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई, ये बात याद रहेगा, ये पीरियोडिक टेबल से याद रख लो, या तो है ना अपने दिमाग में, ये 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, 3d, 4p, ठीक है। फिर इसके बाद 5s, 4d, 5p, 6s, फिर 4f, है ना, फिर 5d, फिर 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, बस हो गया, ठीक है, ठीक है, इतना ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ सबसेल। अब क्या करेंगे, अब अफवाह के हिसाब से फिल करने लग जाएंगे। अफवाह ने ये बोला भाई, जो पहले अगर मान लो कहीं पे भी कोई एलिमेंट है, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू से 53, इफ आई एम गोइंग टू से 53 इज आयोडीन, ठीक है। लेट्स से आयोडीन 53 है, इसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं पहले क्या लिखूं, ऐसे ही है, सीरीज लिख लूं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, है ना, 5s, फिर 4d, 5p, ऐसे करके मैं आगे लिखते जाऊंगा। अब मैं भर के देखता हूँ, मुझे 53 इलेक्ट्रॉन भरने, s में कितने हैं, 2, एक ही ऑर्बिटल है s सबसेल में, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, सो 2 2 4, ठीक है। फिर p में 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 × 2 कितने आ गए, 6, ठीक है। फिर 3s में फिर से 2, p में 6, फिर 4s में 2, d में कितने ऑर्बिटल है, 5, तो 5 × 2 मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या इसको भरने की जरूरत है या नहीं, तो 2 4 6 10 12 18 20 ही हुआ है अभी, 53 बहुत दूर है,
है ना, दिल्ली बहुत दूर है, अभी चलते रहो 10, तो ये 30 हो गया। फिर उसके बाद 6 36, फिर 2 36 और 2 38, फिर 10 48। अब इसके बाद 48 के बाद 6 भरने की जरूरत है, 6 भरेंगे तो 54 हो जाएगा, नहीं भरने की जरूरत है 5। बस ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया? तो बाहर, अब वो ने यही बोला बाहर वाले को भरने से पहले अंदर वाला पूरा भरो। तो यहाँ पे P5 तक पहुंचने से पहले हमने पूरा पहले 4D 10 तक भरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है? यस। कैसे लिखेंगे? तो भाई कोई बताए यूरेनियम का क्या होगा? यूरेनियम का छोड़ो, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेट्स से लेड का ले लेते हैं, 82 PV। लेड का बताओ क्या होगा? पढ़ते जाओ। बस मुझे लास्ट वाला बताना है आपको, है ना। पूरा आप लिख लो, क्योंकि पूरा लिखोगे टाइप करोगे टाइम लगेगा। लास्ट में क्या आएगा, है ना, लास्ट वाला सब सेल कौन सा होगा? चलो भाई ठीक है, प्रणव करेक्ट। 70 से ये भी गलत है, बाकी लोगों का आने देते हैं, वेट करते हैं। ठीक है भाई, आ गया भाई काफी लोगों का। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो फिर से आप 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, है ना, 5s 4d 5p, फिर उसके बाद 6s 4f, राइट, एंड देन 5d 6p। इतना ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो
अब देखते भरते हैं 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 एंड 2 6p2 82। तो ये आ गया आपका, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यू हैव नोटिस दैट यार ये हर बार ऐसे लिखेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। उसके लिए फिर आपको याद रखना है इनर्ट गैस, ठीक है। अब इनर्ट गैस का मतलब ये है कि आपको जैसे ये पता चल रहा है अगर 2 से ज्यादा है तो मतलब फर्स्ट पीरियड खत्म हो चुका है। तो अभी मेरे को 82 देखना था, तो 82 में कहाँ फिट करूंगा, 82 आएगा 54 और 86 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड तक खत्म हो चुका है। 5 ऐसे पीरियड पूरे भर चुके हैं ना। इसके बाद ही कहीं पे आपका लेड आएगा, राइट। 6 पीरियड में आएगा, 6 पीरियड के बाद आएगा नहीं, है ना। 86 के बाद 7th पीरियड चालू होता है, तो यहाँ तक ये 54 आपका आ गया, मतलब 5 पीरियड भर गए। अब 54 यहाँ तक, जो 54 कहाँ तक बैठेगा, ये 5 पीरियड आपका 5p तक खत्म होगा, ये 54 है। इस बार बार इसको ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, जेनॉन, और यहाँ पे लिख दोगे 54। अब 5 पीरियड खत्म हो गए, अब आप कैसे लिखोगे, 6 पीरियड मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 6s से। 6s के बाद लास्ट दो जो पीरियड है उनमें f भी आता है, तो f आएगा तो 4f। मतलब अगर किसी को ये याद ना हो तो उसके लिए बता रहे हैं कैसे याद रखना है। 6 पीरियड खत्म हो गया, और सॉरी 5 पीरियड खत्म हो गया, 6 स्टार्ट हो रहा है, 6s से स्टार्ट होगा, 6s के बाद 4f, 4f के बाद क्या आएगा, 5d, n माइनस 2f, n माइनस 1d, 6p। अब भर के देखेंगे तो 54 के बाद 2 56, फिर 14, है ना, 70, फिर 10 80 2 62, सॉरी 82। तो ये आ गया आपका 70 + 10 80 82 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपने शॉर्ट में आपने ऐसे लिख दिया, हर बार आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये है 53, इसको क्या लिखना हो, तो 53 इज मोर देन 36, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 पीरियड है ना खत्म हो चुके हैं, 5th पीरियड में है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th पीरियड में है, 36 तक ये फिनिश हो चुका है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट 5th पीरियड। 5th पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा, 5s से, ठीक है। फिर क्या आएगा, 5s, है ना। 5th पीरियड में f नहीं होगा, राइट, केवल लास्ट दो में है, 6 और 7th में। तो 5s 4d 5p, ये हो गया आपका 5th पीरियड। भरो 36 2 38 10 48 5 53, बस हो गया ये आंसर आपका, जेनॉन, है ना, शॉर्ट में, सॉरी जेनॉन लिख रहा हूँ, क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन 5s2 3d सॉरी 4d10 एंड 5p5। समझ में आया इतना, इसको हम लिख लेंगे क्या, क्रिप्टॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी आ गया। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इनर्ट गैसेस में लिखोगे तो जल्दी हो जाएगा। और याद कैसे रखना है आपको, मैंने आपको अभी ट्रिक बता दी कि आपको देखना है कौन सा पीरियड खत्म हो गया, वो उसके नेक्स्ट भी वाला पीरियड एस से स्टार्ट होगा। जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो उसमें एफ आएगा या नहीं आएगा, बस। तो लास्ट 2 पीरियड्स में एफ आता है ना, 6 और 7 के लिए। लेट्स से अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला जाए एंटीमनी का, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर कौन क्या होता है, इसको पता है, 51, ठीक है। मान लो 51 लिखना हो, जल्दी से बताओ।
सही तरह से कैलकुलेट करो इब्राहिम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये 51 पता चल गया, ये 36 से ज्यादा है, मतलब क्रिप्टॉन आपने लिख लिया। अब जैसे ही क्रिप्टॉन लिखा इसका मतलब फोर्थ पीरियड खत्म हो चुका है, अब 5 में भरना है, तो 5s 4d 5p लिख लिया हमने। 36 to 38 then 48 कितना देना पड़ेगा 3, तो 5p 3। समझ में आया? अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जिन लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखो कि कैसे लिख रहे हैं, राइट। 36 लिखा, 36 मतलब फोर्थ पीरियड खत्म है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड खत्म, राइट। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट कि अब भरना है, तो ये कौन से में आएगा, फिफ्थ पीरियड में आएगा। ये फिफ्थ पीरियड स्टार्ट करेंगे 5s 4d है ना, 5p ऐसे करके। तो अब आती है बात पोजीशन ऑफ लेट्स से एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बताते बट यहाँ पे ही बता दे रहे हैं। Position of element in periodic table। तो सबसे पहले तो बात आती है पीरियड नंबर, कौन से रो में है ना, कौन से पीरियड में है। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है करेक्टली कि भाई ये फोर्थ के बाद फिफ्थ में आ रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो या तो इससे याद रख सकते हो कि कौन से वाले है ना, कौन सा वाला खत्म है उसके बाद नेक्स्ट में आएगा, या फिर आप क्या देख सकते हो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका एन वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एन वैल्यू, है ना। पीरियड नंबर क्या कहाँ से पता चलता है, इससे पता चलता है जो लास्ट सब सेल लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है ना। इससे देखना है आपको, लास्ट वाले को नहीं देखना है, आपको देखना है पीरियड नंबर के लिए है ना, हाईएस्ट एन वैल्यू ऑफ है ना, हाईएस्ट एन वैल्यू ऑफ है ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बाहर में है सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 5 है। ये तो पीरियड नंबर हो गया। अब बात आती है ग्रुप नंबर, है ना। तो ग्रुप नंबर के लिए क्या करना है कि जो जितने भी ये बाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं है ना, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इन सबको काउंट कर लो है ना। ग्रुप नंबर इज नथिंग बट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट इज ns plus n minus 1d plus let's say np, ये सब ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ पे ग्रुप नंबर के लिए एक नोट है, ठीक है। नोट ये है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन is in F subcell, group number is fixed as 3, ठीक है। ग्रुप नंबर इज फिक्स्ड एज 3। तो अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो F में आ रहा है, फिर से सुन लो भाई, पीरियड नंबर का मतलब क्या है, ये जो भी आपके है ना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर रहे हैं, इनमें हाईएस्ट एन वैल्यू देख लो। एन वैल्यू कैसे देखते हैं, ऐसे है ना, यहाँ पे एन वैल्यू 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 5, फिफ्थ पीरियड है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 51 किसके बाद आएगा, 36 के बाद आएगा, 36 मतलब फोर्थ पीरियड खत्म हो चुका है, तो फिफ्थ पीरियड में आएगा, ऐसे भी देख सकते हो। ग्रुप नंबर के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उनको आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 10 12 और 3 15, तो 15th ग्रुप हो गया। एंटीमनी इज 15th ग्रुप मेंबर। अगर मान लो यहाँ पे देखना हो, यहाँ पे क्या बोलेंगे, केवल ये एफ को लेना नहीं है ना, एफ को काउंट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल में आपको ध्यान देना है कौन कौन से, ns n-1d एंड np। बस यहाँ पे देखते हैं, 2 + 10 12 + 2
14, तो ये 14 ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 + 10 12 + 5 17 ग्रुप। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन एफ सब सेल, ग्रुप नंबर इज फिक्स्ड एज 3, कि उनको आपने थर्ड में ही जगह दी है, उसके बाद आपने नीचे फिर जगह दी है ना, तो उनका ग्रुप नंबर फिक्स है 3 है। ब्लॉक, कौन से ब्लॉक का मेंबर है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे, इन सारे केसेस में जो भी हमने एग्जांपल लिए हैं, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में जा रहा है ना, में जा रहा है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 57 58 59 60, लेट्स से 60 लेते हैं। 60 इज सेरियम, प्रोमेथियम, सोडियम, या फिर लेट्स से थोड़ा और जाते हैं, जैसे सेरियम ही ले लेते हैं। सेरियम इज नथिंग बट 58, मान लो ये है 58। अब 58 को फिल करना है, तो 58 को फिल करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 ज़ेनॉन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है लेट्स से, अच्छा यहाँ पे कुछ अभाव के एक्सेप्शंस भी हैं, तो ये वाला एक्सेप्शन में आ रहा है, इसको अभाव एक्सेप्शन अभी बताएंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बता रहे थे, मैं एफ का ले रहा था, तो यही ले लेता हूँ 58 59 60 61 सेरियम, प्रोमेथियम, निसोडियम, प्रोमेथियम। ठीक है, ये है पीएम। ठीक है, मान लो ये दे रखा है 61, तो 61 के लिए अब इलेक्ट्रॉन भरना चालू करो, तो कैसे हो जाएगा, ज़ेनॉन, ठीक है 54, ये 61 ज्यादा है। इसके बाद क्या आएगा, फिर आपका यहाँ तक क्या है, 5 पीरियड खत्म हो चुका है, तो 6s2 56, फिर उसके बाद 4f 56, ये कितना आ जाएगा 4f5, तो ये आपका आ गया 4f5 यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एफ में। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट आपने लिखा, वैसे ही आपने फिक्स कर दिया ये कौन सा है, थर्ड ग्रुप। इसके लिए ग्रुप काउंट करने की जरूरत नहीं है, यू विल से थर्ड ग्रुप एलिमेंट। और अगर इसमें पीरियड पूछा जाएगा, तो इनमें मैक्सिमम एन की वैल्यू क्या है, 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 पीरियड। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। क्लियर है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस इन अबव प्रिंसिपल। अच्छा, इससे पहले एक थोड़ा हम 3D सीरीज तक और चलते हैं। लेट्स से आयरन है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ 26 का, सब लोग लिखो चलो। पीरियड नंबर आप कैसे याद रखोगे, 61 किसके बाद आ रहा है, 61 किसके बाद आ रहा है, 54 के बाद आ रहा है। 54 मतलब क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, 5th पीरियड खत्म, 6 पीरियड का एलिमेंट है, बस ऐसे याद रख लो। जिनको नहीं समझ में आया वो उनको याद क्या रखना है, कौन सा वाला कहां तक खत्म हो चुका है, उसके नेक्स्ट वाला पीरियड आ जाएगा। प्रणव, सावंत, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि कौन से वाले
है ना, इनर्ट गैस के बाद आ रहा है। इनर्ट गैस से आपको पता चल रहा है कौन सा वाला पीरियड खत्म हुआ, तो नेक्स्ट वाला आ गया। और यहाँ कैसे देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे कि भाई यहाँ तक खत्म होने के बाद जो भी यहाँ पे ये दे रखे हैं, इनमें हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है। हाईएस्ट एन वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 पीरियड आ गया। कैसे भी आप देख लो। आशीष पानी ग्रही बेटा, समझ में आ गया। अब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। ठीक है, तो ये आया क्या 26। तो पहले देखेंगे 2 10 18, 18 मतलब आर्गन। अब देखते हैं 18 मतलब थर्ड पीरियड खत्म, फोर्थ स्टार्ट हो गया, तो 4s 3d 4p लिख लिया। करते हैं चलो। 18 + 2 20 + 6, इसको भरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 3d6, 4s2 3d6, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब अगर मान लो, बात आती है नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला है इसमें से अब हम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। जैसे अगर किसी ने लिखा Fe2+, तो हमेशा याद रखना है पहले आपको एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसके बाद ही आपको है ना इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ निकलेंगे, 4s से निकलेंगे या 3d से निकलेंगे। Fe2+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हमने, आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकालेंगे, 4s से निकालेंगे या 3d से निकालेंगे। तो आंसर याद रखना है 4s से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, 4s। आउटर सेल कौन सा है, भर रहे हैं एनर्जी के हिसाब से, सही बात है, एनर्जी के हिसाब से भर रहे हैं। लेकिन जब निकालना है तो जो सबसे बाहर है उससे निकालेंगे। एन की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 4s में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से निकलेंगे, 4s से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, Ar। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, Ar 3d6, ठीक है। अगर मान लो मैंने Fe3+ लिखा होता तो अब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन तो s से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे d से निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Ar 3d5, समझ में आया, है ना। तो बताओ अगर कहीं पे लिखा है Mn4+, क्या बनेगा बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, Mn4+। तो पहले Mn लिखना है, फिर 4+ लिखना है। एटॉमिक नंबर ऑफ Mn क्या है, अभी तो याद कराया, सोचो क्या भाई याद किया था तुमने। बताओ भाई, याद आया, 25, Mn is 25। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आज ये याद करो 10 बार, 10 बार ऐसे बोलोगे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 25 है, Ar थर्ड पीरियड खत्म, 4s2 3d5, ये हो गया। क्या करने, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 यहां से 2 यहां से, तो ये क्या बन गया, और एक और ट्रिक है,
है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरी ट्रिक ये है, जिनको ये बात समझ में आ रही हो वो ध्यान दें कि भाई हमेशा 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, तो 18 के बाद डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉन डी में भरने चालू कर दो। तो mn होता है 25, 25 में से 4 निकाल दिए 21, तो 18 के बाद कितने बचे? 3 बचे, लिख दो 3d3, है ना। जैसे यहाँ पे था 26 में से 3 निकाल दो 23, 18 आपने ये लिख दिया, तो 23 कितना है 18 से ज्यादा? 5 ज्यादा है, तो 5। यहाँ पे कितना था? 24, तो डायरेक्टली आप डी में भरना चालू कर दो, तो जल्दी से लिख लोगे। एक और तरीका है ये, समझ में आया ये तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस निकालने का? कभी समझ में आया? ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें है कुछ एक्सेप्शंस। भाई ये जो अबाव ने बात कही है ये मेजरली सबके लिए सही है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस ऑफ तो एक्सेप्शंस ऑफ अबाव रूल में पहला आता है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू अबाव रूल होना चाहिए Ar18, फिर उसके बाद 4s2 पूरा s भरना चाहिए, फिर 3d4 ये है अकॉर्डिंग टू अबाव रूल, जो कि गलत है ना। सही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, और यहां बोलते हैं कि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबसेल, और ये सही है, ठीक है। तो ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सही है जिसमें आपने एस को पूरा नहीं भरा और डी को भरना चालू कर दिया। तो ये अबाव रूल का एक्सेप्शन हो गया, बट एक्चुअल में एक्सेप्टेड कौन सा है? यही एक्सेप्टेड है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ अबाव रूल में फिर नेक्स्ट अच्छे क्रोमियम कॉपर 29 में क्या है? Ar18 अगर भरेंगे अबाव रूल के हिसाब से 3s2 3d9, ये है अकॉर्डिंग टू अबाव रूल, विच इज रॉन्ग। ठीक है, एक्चुअल में सही क्या है? फोर एस वन 3d10 है ना, और यहाँ पे भी लिख देंगे ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड सबसेल, और ये सही है। समझ में आया? पहले दो, ये दो बहुत ही फेमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शंस हैं, तो पहले आप ये लिख लो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम बोल रहे हैं कि 4s पूरा नहीं भरेगा, उससे पहले डी में भरने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये तो है फेमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस। इनके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज के हिसाब से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एडजस्ट किए गए हैं, राइट। बट these two are most important one। अब इसमें अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे, है ना, पीरियोडिक टेबल क्रोमियम और कॉपर, तो कॉपर के नीचे क्या क्या आता है? कॉपर के नीचे ये 29 है, Ag आता है 47 और Au आता है 79। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन है। क्रोमियम के नीचे है ना मोलिब्डेनम आता है 24 42,
42 और इसके नीचे टंगस्टन आता है, बट टंगस्टन इज नॉट एक्सेप्शन। तो 42 और यहाँ पे क्या कहते हैं, कितना हो गया 74। सो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। लिख लेते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, AR है ना, 4s1 3d5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, क्रिप्टॉन विच इज 36, एक बढ़ा दिया, 5s1 4d5। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, जेनॉन 54, 6s let's say 2, 4f14, फिर उसके बाद 5d4। तो दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज नॉट एक्सेप्शन, सिंपल। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, AR 4s1 3d10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, KR क्रिप्टॉन 36, 5s1 4d10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन 54, 6s1 4f14 एंड 5d10। ठीक है। तो ये तीनों एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पे S हाफ फील्ड ही रह रहा है और उससे पहले ये D में चले जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है। आउवाउ AUF BAU आउफ बाउ। ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन याद रहेंगे। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको बोलते हैं कॉइन मेटल्स। पहले इनके ही कॉइन बनाए जाते थे, है ना, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये कुछ एक्सेप्शन नहीं, ये पूरे एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारे और भी एक्सेप्शन हैं। जैसे मैं सेरियम की बात कर रहा था, तो उसमें भी एक अफवाह का एक्सेप्शन आता है। ये तो यहाँ तक अभी आपको याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना समझेंगे और उनमें फिलिंग समझेंगे। ठीक है। कल सुबह ही अपनी क्लास है, तो इतना पूरा रिवाइज करके आओ। ठीक है, चलो, दैट्स इट। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, आगे बहुत जगह यूज होगा। चलो बाय।